ठीक है बेटा, देखो अब हम आ गए हैं इस पे। फ्रिक्शन लॉस चल रहा था हमारा। ये लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण क्या स्ट्रेस में लॉस होता है, ये चीज हम देख रहे हैं। तो देखो फ्रिक्शन का क्या हिसाब है। देखो जैसे हम, हमारी कौन सी प्रोफाइल है, जैसे क्या होता है, डक्ट होती है। ठीक। अब डक्ट में हमारा टेंडन जाता है। ठीक। अब ये जो टेंडन गया, ठीक, ये इसकी सतह पर इसको फ्रिक्शन मिलता है जिसके कारण फ्री स्ट्रेस का लॉस होता है। ठीक। अब इसको अकाउंट कैसे करते हैं। देखो इसका सीधा सा फॉर्मूला है। पहले तो इसमें देखते हैं क्या क्या दे रखा है। सबसे पहली बात, सबसे न्यूमेरिकल तो मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब हैं तो वैसे इम्पोर्टेंट, लेकिन बेसिकली सबसे अधिकतर तो यही पूछा जाता है कि भाई लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये पोस्ट टेंशन मेंशन मेंबर में आता है। ठीक। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि भाई जो टेंडन है उनको डक्ट में निकाला जाता है। अब ये जो डक्ट है या तो स्ट्रेट होती है या एक कर्व पाथ को फॉलो करती है। ठीक। तो जब आप प्री स्ट्रेस लगाते हो तो फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि जो टेंडन है और जो आसपास का कंक्रीट है उनमें होता है फ्रिक्शन, जिसके कारण से फ्रिक्शन लॉस होता है। ठीक। दो टाइप के होते हैं, लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर के प्रभाव के कारण, विच इन फैक्ट डिपेंड ऑन द अलाइनमेंट ऑफ द टेंडन। मतलब कि जैसे इसमें आपने ये कर्वेचर दिया है तो इसके कारण। लॉस ऑफ इफेक्ट ड्यू टू वॉबल इफेक्ट, एक ये वॉबल इफेक्ट भी कुछ होता है। इट डिपेंड्स ऑन लोकल वेरिएशन इन द अलाइनमेंट ऑफ द केबल, जो लोकल वेरिएशन हो रही है अलाइनमेंट, केबल के अलाइनमेंट में। ये क्या कह रहा है कि मतलब कि एक्चुअली होता ऐसा है कि जैसे हम चाहते हैं लगाना केबल, हम उस प्रकार से नहीं लगा पाते, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो इस चीज को ये कह रहा है। देखो, because the ducts or sheets cannot be perfectly placed in order to follow exactly the cable profile। ठीक। तो उसके कारण जो लॉस है उसको भी हमने कंसिडर कर लिया। तो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, बेसिकली ये क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। अब देखो ये डायग्राम हमको समझना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पर लॉस, यहाँ पर कितना है पी नॉट। ठीक। यहाँ से आप एक्स डिस्टेंस पे जाओ तो यहाँ पर कितना स्ट्रेस आ रहा है, पी एक्स आ रहा है। ये अगर पी नॉट है तो ये कितना हो गया, पी एक्स हो गया। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, पी नॉट ई की पावर माइनस म्यू अल्फा प्लस के एक्स। अब ये क्या चीज है, देखो बेसिकली पी नॉट का मतलब क्या है, जो आपने यहाँ पर स्ट्रेस लगाया वो। एक्स क्या है, आप एक्स डिस्टेंस पर गए। ठीक। म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अल्फा, अल्फा बेसिकली क्या है, जहां पर आपको ये देखना है, मान लीजिए आप चाहते हो कि भाई यहाँ पर मेरी प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स, जैसे मैंने यहाँ पे 100 की प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स लगाई और यहाँ तक आते आते वो 95 की हो गई, तो पी एक्स होता है वो। पी नॉट, ये हो गया पी एक्स हो गया 95, पी नॉट हो गया 100 ई, तो वो है ही मैथमेटिकल फंक्शन। म्यू हो गया फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। अल्फा क्या है, अब जैसे अल्फा क्या है, आप पी नॉट यहाँ पे दिया हुआ था तो एक टेंजेंट यहाँ पे डालो, दूसरी टेंजेंट यहाँ पर डालो। तो जब आप ऐसे टेंजेंट डालोगे तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको बोलेंगे अल्फा। के जो ये दूसरा कोफिशिएंट है, और एक्स ये डिस्टेंस है। ठीक। तो ये हो गया हमारा कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट, मतलब कि फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के कारण लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस। अभी लेकिन हमें एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, लेकिन न्यूमेरिकल इसके ऊपर नहीं आते हैं, थोड़ा सा इसका मॉडिफिकेशन कर देते हैं। देखो इन्होंने ये सब दिया हुआ है। मी हो गया फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन केबल और डक्ट, जो केबल है डक्ट उसके बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अल्फा, एंगल इन रेडियन थ्रू विच द टेंजेंट ऑफ द केबल हैज टर्न बिटवीन द 2 पॉइंट अंडर कंसीडरेशन। जो टेंजेंट टू द केबल प्रोफाइल हैज टर्न, मतलब कि जैसे ये मेरी केबल प्रोफाइल है, अब मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ कि भाई यहाँ तक कितना हो गया, तो ये एक टेंजेंट में यहाँ पे दूंगा, एक टेंजेंट में यहाँ पे दूंगा, ये हो गया हमारा एंगल अल्फा। के हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर वेव इफेक्ट या वॉबल इफेक्ट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, अगर आपकी स्टील स्मूथ कंक्रीट पे टकरा रही है तो 0.55, और अगर आपने डक्ट रख रखी है 0.35। स्टील मूविंग ऑन स्टील फिक्स टू, अगर आपने स्टील के अंदर ही स्टील, मतलब डक्ट भी आपकी स्टील की है तो ये स्टील मूविंग ऑन लीड ये। तो मेरे हिसाब से दो, चाहे तो ये दो याद कर लो, एक ही है, एक ही है, बस।
के की वैल्यू होती है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट फॉर वेव इफेक्ट, के होता है 0.15 पर 100 मीटर और नॉर्मल कंडीशन, इसको आप याद रख लीजिए। ठीक, अभी क्या कर रहा है, द वैल्यू कैन बी टेकन एज जीरो वेयर क्लियरेंस बिटवीन डक्ट एंड द केबल इज लार्ज एनफ टू नलिफाई द वेव इफेक्ट। ये कह रहा है कि भाई जहां पर डक्ट और केबल में डिस्टेंस ज्यादा है तो आप इसको जीरो भी ले सकते हो। अब इसने क्या किया, इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई किया। इसने कहा कि भाई ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक, इसने कहा कि इस फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ई की पावर माइनस अल्फा को आप लिख सकते हो, या ई की पावर माइनस क्या कहना चाहिए, इसे अल्फा को हटाओ जरा यहाँ से, ई की पावर माइनस एक्स को आप लिख सकते हो ई, या सिंपल आप 1 - एक्स भी लिख सकते हो। यही तो है इसका मतलब। ठीक, तो इसने इस टर्म की जगह क्या लिख दिया, 1 - म्यू अल्फा माइनस के एक्स। ये अप्रोक्सीमेशन है। ठीक, क्या वो कहता है ना कि 99.9 को आप 100 लिख सकते हो, तो वो वाली बात है। ठीक, तो इसने इसकी जगह ये लिख दिया। अब इससे क्या हो गया, पी एक्स माइनस पी नॉट बराबर ये आ गया। ठीक है, तो पी एक्स बराबर हो गया पी नॉट माइनस पी नॉट न्यू अल्फा प्लस के एक्स। ठीक, तो इससे हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एक्स बराबर पी नॉट म्यू अल्फा प्लस के एक्स। ठीक, पी नॉट माइनस पी एक्स क्या हो गया, डेल्टा पी प्री स्ट्रेस लॉस। भाई यही तो हुआ प्री स्ट्रेस लॉस, और डेल्टा पी बराबर हो जाएगा, तो सिंपल सा फॉर्मूला रह गया इसमें, पी नॉट। अब अगर आप एरिया से डिवाइड कर दोगे तो स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक, तो प्री स्ट्रेस लॉस हो गया, प्री स्ट्रेस लॉस म्यू अल्फा प्लस के एक्स इंटू प्रारंभिक स्ट्रेस। तो ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। The above simplified equation shows that for cable of single curvature, ये क्या कह रहा है कि भाई अगर केबल जो है जिसमें आपकी सिंगल कर्वेचर है, ठीक, फ्री स्ट्रेस वेरीज लीनियरली विद द डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेचिंग एंड। लीनियर वेरिएशन का मतलब कि जैसे जहां पर अल्फा आपका लीनियरली वेरी कर रहा है, जहां पे स्लोप लीनियरली वेरी कर रहा है, उसमें प्री स्ट्रेस आपका लीनियरली वेरी करेगा। एक्स लीनियर हो गया, अल्फा लीनियर हो गया, इतना आ गया समझ में। ठीक है भाई, ये अब लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप, जब वहां पर आप एंकर लगा रहे थे वहां पे स्लिप हो गया। ठीक, इसमें तो सीधा सा है, देखो बेसिकली कोई भी आपका फॉर्मूला है तो ये फ्रिक्शन वाले को छोड़ के उसमें आपको बस स्ट्रेन पता लग जाए, स्ट्रेन इन स्टील डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, हो गया हमारा आंसर। ठीक, इसमें भी यही है, जैसे देखो डेल्टा स्लिप ऑफ एंकरेज। ठीक, तो स्लिप ऑफ एंकरेज कितना है, डेल्टा, तो ई एस मतलब जो आपका स्ट्रेन इन स्टील कितना हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एल। ठीक, और ई एस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, हो गया, बस ये आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो बस यही है। बाकी आप ऐसे भी देख सकते हो, ये भी आप जानते हो, पी एल ओवर ए, लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू पी अपॉन डेल्टा ई एस वन एल ए ई एस पी, बस आप ये कर लीजिए। ठीक, इन्होंने दे भी रखा है भाई, फ्रेसनेट सिस्टम में एंकरेज स्लिप इतनी की हो जाती है, इतना डायमीटर तो इतनी की हो जाती है, मैग्नल में इतनी हो जाती है, ये याद करने की जरूरत नहीं। ठीक, ये लिख सकते हो कि भाई 80 से 85% अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्री स्ट्रेस लॉस। ये क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है कि भाई अगर आपको एंकरेज स्लिप लॉस को कम करना है तो क्या करो, पहले से ही उसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड करो। आपको जब पता है कि भाई 2 mm की स्लिप होती ही है, या क्या आप कहते हो 4 mm की स्लिप होती ही है, तो 4 mm एक्स्ट्रा खींच दो उसे। लेकिन ये कह रहा है ऐसा करने पे जो आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 80 से 85% से ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। मतलब अगर हमारा माइल्ड स्टील तो आप यूज नहीं करते, जैसे आपने एफ 500 इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक, द मोमेंट्री ओवरस्ट्रेस मस्ट नॉट एक्सीड 80 to 85% अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वायर। इसकी जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है 500 की, मान लीजिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी 500 ही है, तो 500 का 80% कितना होगा, 400। तो आप 80 to 85% जो ओवर स्ट्रेस आप बढ़ा सकते हो 400 के लिए बढ़ा सकते हो, थोड़ी देर के लिए। ठीक है,
ताकि आप 4 mm एक्स्ट्रा दे सको। बहरहाल आप ये दो फॉर्मूले आप नोट कर सकते हो, और इसमें मेरे हिसाब से नोट करने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं। ये हमारा ये वाला हो गया। ठीक। अब देखो जैसे इसने दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। ठीक, इसमें क्या है, कंक्रीट बीम पोस्ट टेंशन करी हुई है, प्री स्ट्रेस आपने इतना दिया हुआ है, कितना, 900 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का। जैकिंग एट स्लिप कितनी होगी, 8 mm की। प्री स्ट्रेस लॉस ऑफ कंक्रीट यदि लंबाई है 20 मीटर 5 मीटर, तो अगर 20 मीटर की लंबाई है तो देख लो, लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप ES इंटू डेल्टा बाई एल। ठीक, 20 मीटर लॉस ऑफ स्ट्रेस कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है 210 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये हो गया आपका 210 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। डेल्टा है आपका 8 mm की स्लिप है, लंबाई है आपकी 20,000 mm, तो ये हो गया 84 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। परसेंटेज लॉस इतना। इसी तरीके से 5 mm में निकाल लिया, मीटर में निकाल लिया, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। इतने बड़े क्वेश्चन हमें नोट करने की जरूरत नहीं है। अगला क्या है, लॉस ड्यू टू सक्सेसिव टेंशन हो के। ये आप देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया था, ये किस में होता है, ये हमारा पोस्ट टेंशन का केस है। इसमें क्या है, जैसे अगर आप, मैंने आपको बताया था, अगर तीनों केबल को एक साथ अगर आप खींचते हो तो कोई जरूरत नहीं है इस लॉस को काउंट करने की। क्यों, क्योंकि जो लॉस है, मतलब कि जो कितनी भाई इसमें टेंशन स्ट्रेस आ रखा है, ये लिया ही तब जाता है उसके बाद, खींचने के बाद। अब क्या है, इसमें ऐसा होता है, जैसे आपने सबसे पहले थर्ड को स्ट्रेच कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर जब आप सेकंड को स्ट्रेच करके छोड़ोगे तो जो थर्ड है वो आपका थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, फिर जब आप फर्स्ट को स्ट्रेच करके छोड़ोगे तो सेकंड और थर्ड दोनों हो जाएंगे। ठीक, तो for such cases ये छोड़ो, in the above the three paragraph that stress is also, इन्होंने इसे और एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज को। बहरहाल आप इतना ही याद रखो क्या। ठीक है, वैसे इसकी कैलकुलेशन होती है कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, अब परसेंटेज लॉस है। जैसे इसने एक जनरल आइडिया दे दिया, ठीक, कि ये टेबल आप बना सकते हो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। टोटल प्री पोस्ट टेंशन मेंबर में 15% लॉस होता है, प्री टेंशन मेंबर में लगभग 18% लॉस होता है, थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक, अब ये फॉर्मूले, ये सभी हम देख चुके हैं। कर्वेचर एंड फ्रिक्शन का ये हो गया, एंकरेज स्लिप का ये हो गया, श्रिंकेज का ये हो गया, क्रीप का ये हो गया, इलास्टिक शॉर्टनिंग का ये, स्ट्रेस रिलैक्सेशन 2 से 5%। ये क्या है, क्रैकिंग मोमेंट, इसको लेने की जरूरत नहीं है। डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम मेंबर। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ईएससी के क्वेश्चन तुमने भेज ही दिए थे। ठीक है, अब ईएससी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।